Hello everyone, welcome to Drishti CUET and welcome to your chemistry domain practice question session. So yes, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CUET UG के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और ये वो टाइम है जब आपको करने हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करेंगे, उतना ही चांसेस होगा कि आप अपने एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाए। बिकॉज देखो, कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट के बाद आपने बोर्ड्स के एग्जाम भी दिए हैं, बोर्ड्स के एग्जाम में आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, बट CUET UG एग्जाम में आपको ओवरऑल MCQ बेस्ड क्वेश्चंस ही मिलेंगे। अब वहां पे उनको सॉल्व किस तरह से करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होता है जो जहां पे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको उन्हीं सारे कंफ्यूजन को दूर करना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। तो जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस as many as you can, और उसी के लिए आपको ये सेशन लेकर के मैं यहाँ पर आई हूँ, जहाँ पे हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के बैक टू बैक क्वेश्चंस सॉल्व। पूरी की पूरी आपकी केमिस्ट्री की सिलेबस इस एक सेशन में कंप्लीट होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे हर टॉपिक के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको अपने एग्जाम में उनको किस तरीके से टैकल करना है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड यस ऑफ कोर्स विदाउट डिले गाइज, जल्दी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी हमें ज्वाइन कर सके। एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज हमारी जो अपकमिंग सेशंस हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री डोमेन के आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए टॉपिक सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में देखो, अगर आपको जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, उसमें आपको मोस्टली न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको पूछ लिया जाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन से। अदरवाइज मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मिल जाएंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से, वॉन्ट हाफ फैक्टर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये वो टॉपिक्स है ना जिनसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इनके अलावा जो लॉज हैं, हेनरीज लॉ हो गए और बाकी जो लॉज हैं, उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बिकॉज कभी कभी आपको वहां पे उनसे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल टाइप में। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से भी मिलेंगे और उनको आप अच्छे से कवर करके जाएंगे। उसी से एक क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, ठीक है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर? Kb फॉर वाटर इज 0.52 kg पर मोल। क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल। आपको देखना है यहाँ क्या क्या गिवन है पहले, एंड देन आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ग्लूकोज 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, ठीक है, और पानी 100 ग्राम है आपके पास। चलिए बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे इस सॉल्यूशन का। थोड़ा सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, अगर आपको वो याद होगा तो ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ऑल राइट, हो पा रहा है सभी से? चलो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला यूज करना है गाइस, द फॉर्मूला इज, सबसे पहले तो देखो हमें जो फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा केबी इज इक्वल टू, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टीबी आपका क्या है? बॉइलिंग टेम्परेचर है, राइट। अब देखो यहाँ सबसे पहले हम m निकालेंगे, मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल कितना है, तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? मोलर मास, ठीक है, उसका जो भी मोलर मास दिया हुआ है और उसमें गिवन मास, जितना भी हमारा गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देते हैं। तो ग्लूकोज का गिवन कितना था? 18 ग्राम ग्लूकोज था, राइट। तो 18 और जो ग्लूकोज का मोलर मास होता है, मोलर मास कैसे निकाला जाता है? अगर C6H12O6 है तो सबके मॉलिक्यूलर वेट को आप ऐड कर देंगे और आपको मिल जाएगा 180। तो 180 विल बी दी मोलर मास एंड 18 विल बी दी गिवन मास, ठीक है। इसको नोट कर लो, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ये 18 ग्राम था आपका गिवन मास और ये 180 है आपका मोलर मास। तो जब आपने फॉर्मूले में डाला
मोल्स निकाल लिया, आपको कितना आया 0.1 मोल, यानी इस पूरे सोल्यूशन में 0.1 मोल ग्लूकोज का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब हमें वाटर का मास पता है 100 ग्राम, 100 ग्राम को आपने केजी में कन्वर्ट कर लिया 0.1 केजी, ठीक है 0.1 किलोग्राम। तो आपको सॉल्वेंट का मास पता चल गया, आपको ग्लूकोज का मोल पता चल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या है, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन द बॉइलिंग टेम्परेचर, केबी इंटू एम। ठीक है, केबी की वैल्यू 0.52 ऑलरेडी गिवन हुए, क्वेश्चन में ही गिवन है। यहाँ पे जो आपको मास निकालना है, मोलैलिटी, दैट इज मोल अपॉन मास, तो आपको सीधा सीधा वैल्यू क्या आ गई 0.52, राइट। अब देखो ये है केल्विन, 0.52 केल्विन आया आपका टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट 373 प्लस 0.52 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 373.52। सो द एक्चुअल टीबी होगा दैट विल बी 373.52, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 पहले था, राइट, बाद में जो आपने निकाला 0.52 ऐड कर दिया तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया 373.52। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये नहीं कि सिर्फ आप एक क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर ले, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पढ़ना है तभी आपके आंसर करेक्ट आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, according to Henry's law the solubility of a gas in a liquid, so law based आपको इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेंगे। कह रहे हैं कि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है किसी लिक्विड में, ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है, मतलब समझ लो कि कोई गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, और आपके पास एक जार में पानी है, तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको उस गैसियस मॉलिक्यूल को उस लिक्विड में मिक्स करना होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, increases with increase in pressure, remain unaffected by pressure, decreases with decrease in temperature। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो करेक्ट आंसर शुड बी सेकेंड, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। कैसे इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, अब देखो होता क्या है, मान लो हमारे जो गैसियस मॉलिक्यूल है जब तक उन पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है वो क्या होंगे, वो इधर उधर भागते रहेंगे, राइट। जब आप उनको प्रेशर देंगे तब तो वो करीब आएंगे और तब तो वो लिक्विड में फिर मिक्स होंगे। तो किसी भी लिक्विड में गैस को मिक्स करने के लिए आपको प्रेशर ज्यादा देना होता है, जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आपको कोल्ड ड्रिंक का याद होगा। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में गैस जो होती है वो हाई प्रेशर पर प्रेजेंट होती है उसके अंदर, जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो पहले गैस निकल के आती है। तो जो गैस है उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो कब सॉल्युबल है, जब आपने हाई प्रेशर दिया हुआ है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब हम उसमें प्रेशर देते हैं ज्यादा। ओके, नेक्स्ट, वेपोप्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ये असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है, राइट। Vapor pressure of a solution is always lower than that of a pure solvent। बात समझ में आ रही है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। अब मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, अगर कोई सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली उसमें सॉल्वेंट भी होगा, उसमें सॉल्यूट भी होगा, राइट। और आपके पास एक केवल सॉल्वेंट है, मान लीजिए आपके पास एक केवल वाटर है, तो अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन में क्या अंतर है। यहाँ पे कह रहा है कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। रीजन कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट फॉर वेपोराइजेशन। अब आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, असर्शन समझ चुके हैं, आपको क्या लगता है असर्शन सही है या गलत, रीजन उसके लिए सही है या गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत है। जो भी लगता है आप फटाफट से आंसर मार्क कीजिए एंड यस प्लीज जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं नोट डाउन करते रहिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने एटलीस्ट कितने क्वेश्चन कवर किए हैं और कंप्लीट करेक्ट किए हैं।
चले देखें, शुरू करें, आ गया आंसर। ओके तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में आपका सॉल्वेंट है, राइट। अब यहीं पे सॉल्यूट पार्टिकल भी है, राइट, और एक दूसरा बीकर है जिसमें आपके पास सिर्फ सॉल्वेंट है। तो जब इनका वेपर क्रिएट होगा तो इनका प्रेशर ज्यादा, इन पे ज्यादा सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ऊपर आके एक वेपर प्रेशर बनाएंगे, ठीक है, जो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा कि इनके सरफेस पे, जैसे मान लो ये सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्वेंट के सरफेस पे सॉल्यूट पार्टिकल आ गए हैं, राइट, सॉल्यूट पार्टिकल भी आए हुए हैं, जिनकी वजह से कम वेपर प्रेशर, कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही बस ऊपर जा पाएंगे। तो जब भी कोई सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा सॉल्वेंट से। और रीजन क्या होगा उसके पीछे, यहाँ जो रीजन कह रहा है कि सॉल्यूट पार्टिकल सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, तो नहीं, सरफेस एरिया ये डिक्रीज करते हैं, इट डिक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट। तो एसर्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बट रीजन आपका इसके लिए करेक्ट नहीं है, ठीक है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, सो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हैं, जिसमें लिस्ट 1 में आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनके टाइप्स दिए हुए हैं। देख के बताइए फटाफट से, सोडा वाटर, ब्रास, शुगर इन वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन इन मरकरी, किस टाइप के सॉल्यूशन है ये, आपको यहाँ पे टाइप बताना है। जैसे ही अगर सोडा वाटर है तो सोडा वाटर किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, इसमें सोडा वाटर में सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। सिमिलरली ब्रास में, शुगर इन वाटर में, सॉल्ट सॉल्यूशन इन मरकरी में। सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकंड। देखो सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या है, गैस इन लिक्विड। सोडा वाटर में क्या होती है, गैस की बबल्स निकलते हैं ना, तो उसमें हमने गैस को लिक्विड में मिलाया, दैट मीन्स गैस क्या है, सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, लिक्विड सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। देन आता है आपका ब्रास, सॉलिड इन सॉलिड, मतलब ब्रास क्या है, एलॉयज है मेटल के, तो दोनों सॉलिड स्टेट में आपने उनको मिक्स किया, तो यहाँ पे सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। देन आता है आपका शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर में सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें शुगर आपके सॉल्यूट की तरह है और वाटर आपका क्या है, एज अ सॉल्वेंट। सॉल्ट सॉल्यूशन इन मरकरी, लिक्विड इन लिक्विड, तो हमारी मरकरी भी लिक्विड स्टेट में होती है और सॉल्ट का सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में है, तो दोनों ही लिक्विड इन लिक्विड में जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में, तो इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। कोलॉइडल सॉल्यूशन के टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन आ जाते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड गिव्स अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए गिवन क्या क्या है। एक सॉल्यूशन है 5 ग्राम ऑफ कंपाउंड गिव्स अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.4 K, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF कितना है 1.25 kg पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, TF भी दिया हुआ है 0.4, सब कुछ दिया हुआ है। सॉल्वेंट का मास भी आपको गिवन है और सॉल्यूशन का भी आपको गिवन है। आपको यहाँ पे बताना है मोलर मास सॉल्यूट का कितना होगा, सॉल्यूट का मोलर मास बताना है। समझ में आ गया क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे,
चलिए कितना आंसर आ रहा है, देखो आंसर है 156.25 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला क्या लगाया आपने, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बाई एम इंटू 1000 बाई डब्ल्यू, राइट। तो अब देखो यहाँ पे टी एफ की वैल्यू दी है 0.4, के एफ की वैल्यू दी है 1.25, सॉल्यूशन का जो वेट है वो भी आपको दिया है 5, और ये m आपको मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास आपको निकालना है, राइट। 1000 बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है आपका 100, 100 क्या दिया था यहाँ पे, ये देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे 100 ग्राम आपका क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। W मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे दिया हुआ है 100, आप सबको वैल्यू में पुट करेंगे तो 0.4, 1.25, 50 बाई m, क्योंकि ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 इंटू 10, 50 बाई m हो जाएगा। फिर अब यहाँ से अगर हमें m की वैल्यू निकालनी है तो m क्या हो जाएगा, m को आप इधर लेकर आइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको 62.5 इंटू 1.25 बाई 0.4, 156.25 will be the correct answer। तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने भी फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट वाले और मोलालिटी वाले, दोनों ही आपको करके जाने हैं। न्यूमेरिकल आपको बस इनमें से ही मिलने वाले हैं और इससे ज्यादा आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ zinc+2 zinc half cell at 298 Kelvin when zinc+2 is equal to 0.001 m, राइट। अब आपको गिवन है E नॉट सेल, जिंक हाफ सेल का E नॉट सेल की वैल्यू -0.76 वोल्ट गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन में ये फॉर्मूला दे दिया है, बट एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, राइट। एग्जाम में आपको खुद से सोचना होगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो अभी फिलहाल के लिए तो आप इस फॉर्मूले पे ही ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, बट प्लीज माइंड इट, एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको। ऑलराइट, चलिए बताइए, अभी इजी है, अभी तो इजी है, फटाफट से आंसर करके बताओ। जितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं मुझे उन सभी क्वेश्चन के आप आंसर्स जो हैं आप अपने पास नोट डाउन करते रहिए, और साथ ही में एंड में मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखो फॉर्मूले बेस्ड है, सीधा सीधा आपको वैल्यू दी गई है। ई नॉट हाफ सेल की वैल्यू 0.76 दी गई है, जिंक की वैल्यू दी गई है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 है 0.01, राइट। तो अब यहाँ पे जब आप फॉर्मूले में इनको पुट करेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल की जगह आपने -0.76 रख दिया, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। लॉग और आपने जिंक की जगह 0.01 यहाँ पे रख दिया है। फिर E इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो आपको वैल्यू निकल के आएगी 0.64, ठीक है। जब आप नॉट 0.64, इट इज 0.70, इसको आप सॉल्व करना, 0.70 वैल्यू इसकी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CuSO4 solution using inert electrode, अब इसको ध्यान से पढ़िए, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में ऑफ aqueous CuSO4 solution, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपने कॉपर सल्फेट की सॉल्ट को पानी में मिलाया है तो आपको एक एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला, मतलब एक बीकर है उसमें आपने कॉपर सल्फेट सॉल्ट मिला दिया, तो जो सॉल्यूशन मिला है नाउ इट इज एक्वस। So in the electrolysis of aqueous copper sulfate solution using inert electrode, inert electrode का मतलब क्या हुआ, ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट। इनर्ट इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द कैथोड इज, तो आपको ये बताना है कि कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, कैथोड पे क्या मिलेगा। तो अब याद करो, आप अपना हाफ सेल याद करो, यहाँ पे हमारे पास एक एनोड और एक कैथोड का हाफ सेल हुआ करता था, ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, ठीक है। एक आपका कॉपर सल्फेट, एक आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था और एक आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ठीक है।
ये हमारा जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, एक हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो मान लीजिए ये एक्वस सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो यहाँ पे कैथोड पे हमारा कॉपर डिपॉजिट होता है, सारे कॉपर हमारे कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, थर्ड कॉपर मेटल। ठीक है, Cu+2 रिड्यूस होगा और कॉपर की रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ऑलराइट, चलो ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। assertion reason टाइप क्वेश्चन है ये। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, राइट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है डाइल्यूशन के साथ, डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज हो रही है। देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए मेटल है, कोई भी सब्सटेंस है, वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है, वही उसकी कंडक्टिविटी हो गई। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगा, ऑब्वियसली जब उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना। तो अब मान लो कि कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इंसुलेटर की तो होती ही नहीं है। अभी कंडक्टर में भी अलग अलग मटेरियल होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएंगे, उसके हिसाब से हम उनकी कंडक्टिविटी बताते हैं। तो सिमिलरली कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपको आयंस मिलते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए KCl का सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास KCl का सोल्यूशन है तो पानी में मिलाएंगे तो आपको K+Cl- मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स ही तो हुए ना, K+Cl-, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, मतलब कि जैसे जैसे आप उसमें पानी मिलाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए पहले आपके पास 1 ग्लास पानी है और उसमें आपने KCl मिलाया हुआ है, ठीक, तो अभी तो उसमें KCl का अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि पानी सिर्फ 1 ग्लास है, पर अब आप KCl को नहीं बढ़ा रहे, KCl जितना है अमाउंट उतना ही है, अब आप उसमें पानी की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं। आपने बीकर में ले लिया, फिर आपने बाल्टी में पानी भर लिया, लेकिन KCl सेम है। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, डाइल्यूट करना पानी ऐड करना, तो अभी KCl का अमाउंट तो कम हो गया ना पहले के हिसाब से, राइट। तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, क्या सही होगा, वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट, जिसमें दोनों एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी है। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एक वर्ड को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ऑब्वियसली आप सारे आंसर्स कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड बाय पासिंग 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, थ्रू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको एटॉमिक मास गिवन है कॉपर का 63.5 ग्राम पर मोल, राइट। तो अभी आपको बताना है कि 2 फराडे जब आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है तो कितना ग्राम कॉपर का डिपॉजिट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो देखो 1 फराडे डिपॉजिट करता है 1 मोल कॉपर का, 2 फराडे आपने दिया है तो ऑब्वियसली 2 मोल डिपॉजिट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 127, 1 फराडे से आपका 1 मोल डिपॉजिट होता है 63.5, तो 2 मोल से क्या हो जाएगा 2 इंटू 63.5 हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 63.5 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया आंसर 127।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अ गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डेनियल सेल्स, ये सभी जो सेल्स आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक्स में है ना, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इनके बीच के डिफरेंसेस अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको इनमें ही जैसे निकालने के लिए इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल और नर्स्ट इक्वेशन पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे ही मिलेंगे, 110% श्योर है, तो वो आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, सब फॉर्मूला बेस्ड है, जो उसका फॉर्मूला अगर आपने वो याद कर लिया, बाकी की वैल्यूज गिवन होंगी, आप पुट करके सीधा निकाल सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अ गैल्वेनिक सेल? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ऑक्सीडेशन अकर्स एट द एनोड, salt bridge maintain electrical neutrality, cathode is the negative terminal। चलिए बताइए। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड, क्या होता है गैल्वेनिक सेल में? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलिटी मेंटेन करती है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। देखो मुझे तो लग रहा है ए बी सी तीनों ही करेक्ट है, राइट? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सेकंड ही होना चाहिए, ए बी सी। देखते हैं, यस। अभी देखो जो हमारा नर्स्ट गैल्वेनिक सेल है, उसका जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इनका सेटअप दिखता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का ये एक्चुअली एक तरीके का ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं। ठीक, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। तो यहाँ डिफरेंस है। ये कैसा सेल है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जहां पे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जिसके एग्जांपल आपके गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल्स, ये सभी है। तो देखो हमारी जो डेनियल सेल्स या गैल्वेनिक सेल है, इसमें 2 हाफ सेल यूज किए जाते हैं, एक हमारा जिंक और एक कॉपर। जिंक और कॉपर की रॉड डाली गई है, और जिंक जिस सॉल्यूशन में आपने जिंक की रॉड डाली है वो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में आपने कॉपर की रॉड डाल दी है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, दोनों ही हाफ सेल को आपने कनेक्ट किया है सॉल्ट ब्रिज से, सो दैट की न्यूट्रलिटी इनकी मेंटेन रहे। और यहाँ पे क्या हुआ कि देखो हमारा जो जिंक है ना, ये एनोड की तरह काम करता है। ठीक, तो जब अगर जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, राइट? तो देखो जिंक से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तो जिंक पे क्या हो रहा है? +2 चार्ज आ रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हर जिंक से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ये इसी वायर, एक सर्किट के थ्रू दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाता है, फिर इसी वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स निकल करके जाते हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही कॉपर पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए, यहाँ पे हमारा Cu+2 के फॉर्म में है, और जाके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कॉपर की रॉड पे चिपकना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस सॉल्यूशन में आपको जिंक +2 के फॉर्म में मिलेंगे। तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। याद रखिएगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, इसीलिए ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल कहलाता है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहलाता है। ठीक है, सो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोल्ड a first order reaction, the time taken for concentration of a reactant to drop from 1.0 m to 2.25 m is 30 minutes, right? What is the rate constant of the reactant? So अभी ये जो टॉपिक है आपका केमिकल काइनेटिक्स से है। केमिकल काइनेटिक्स में यूजुअली आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालने के लिए क्वेश्चन आएंगे, जिस तरह के न्यूमेरिकल है ना, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर से आ जाएंगे। कभी कभी मॉलिक्यूलैरिटी पूछ लिया जाता है, ठीक है, फैक्टर्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में
फैक्टर्स कौन से होते हैं जो रेट पे अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ से तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है ना वो आपके इंटीग्रेटेड रेट लॉ के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे यहाँ देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू ड्रॉप फ्रॉम 1 मोलल टू 0.25 मोलल इज 30 मिनट, यानी 30 मिनट में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 से 0.25 मोलल हो गया। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली जब कोई भी रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हमारे रिएक्शन में एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट कम हो रहा होता है, ठीक है, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, राइट। तो हम रेट किसके लिए निकालते हैं, हम किसका रेट निकालते हैं, हम रिएक्टेंट के रेट निकालते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम हो रहा है, ठीक है, और कितना हमारा जो टाइम लग रहा है, कितने टाइम में रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, यही हमें रेट बताता है। ठीक है, तो रेट क्या दिया हुआ है, 1 से 0.25 हो गया 30 मिनट में। आपको बताना है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, तो वहां पे अब हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बतानी है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल टू 2.303 T log R नॉट बाई R। R क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और क्या ये वाला कैपिटल R क्या है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब R नॉट पहले 1 मोलल था जब शुरुआत था, फिर 0.25 मोलल हो गया, राइट। कितना मिनट लगा, 30 मिनट लगा। K क्या है, रेट कांस्टेंट है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, K इज इक्वल टू 2.303 T log इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, और फाइनल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। जब आप वैल्यू पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा 0.0462। ऑलराइट, प्लीज इन ऑप्शन, इन फॉर्मूले को आप याद रखना, ठीक है। ये एक लिस्ट है जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट लॉ होगा वो कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर K इंटू ए, सेकेंड ऑर्डर KA पावर 2 होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ जब हम निकालेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए log ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस KT log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। सेकंड के लिए 1/A KT 1/A नॉट। तो ये जो फॉर्मूला है अगर आपको ये याद रहेगा तो आप तुरंत क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है। यूनिट्स याद रखना है, कई बार आपसे यूनिट्स पूछ लिया जाता है। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या है, फर्स्ट सेकंड के लिए यूनिट क्या है। देन प्लॉट, आपको प्लॉट के फॉर्म में भी पूछ लेंगे, सीधा आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, कौन सा जीरो ऑर्डर का ग्राफ है और कौन सा सेकंड ऑर्डर का है। तो ये आप ग्राफ जरूर याद करके जाइएगा। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ बताता है कि कितना आधा रिएक्टेंट, जो जितना भी मान लो फुल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, हाफ रिएक्टेंट को डीके होने में कितना टाइम लगा, वो हाफ लाइफ होता है उस रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर के लिए A नॉट बाई 2K, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/K और सेकेंड ऑर्डर के लिए A बाई दिस। सो ये फॉर्मूला प्लीज याद कर लेना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में। क्लियर? चलिए, if the rate of a reaction becomes 8 times when the concentration of a reactant is double, the order of the reaction is। अगेन आपको रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। देखो किसी भी रिएक्शन का वैसे तो ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, उनके ऊपर जो वैल्यूज होती है उनको हम सीधा सम अप कर देते हैं और ऑर्डर बता देते हैं, लेकिन वो ऑर्डर हम उन्हीं रिएक्शन का बता सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो। थ्योरेटिकली देख के हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकते, ठीक है।
So if the rate of a reaction becomes 8 times when the concentration of reactant is double, the order of the reaction is 1, 2, 3 और 0. क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? सो देखो करेक्ट आंसर 3, क्योंकि यहाँ रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के पावर n, राइट. अभी क्या है, 8 टाइम्स आपने बढ़ा दिया है, तो पहले 8 टाइम्स आपने बढ़ाया 8r by r, तो 2a by n. अभी सेकेंड ऑर्डर के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या निकल आएगी, 3. सो ये ऑर्डर कौन सा, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू अकर. एसर्शन है, रीजन कह रहे हैं कि लोअर एक्टिवेशन एनर्जी मींस स्लोअर रिएक्शन. सो क्या होगा यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारी है ना, EA से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जिस एनर्जी से कोई भी रिएक्टेंट जो है वो स्टार्ट होते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना. मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आप जब तक पढ़ने नहीं बैठेंगे, जब तक कि आपको लगेगा कि नहीं भाई अब एग्जाम एकदम पास आ गया है, सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अब मुझे भी पढ़ लेना चाहिए, तो वो हो गई आपकी एक्टिवेशन. मतलब आप खुद से नहीं पढ़ने बैठेंगे जब तक कि बाहर से आपको कोई फोर्स ना करे, ठीक. तो जो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिस एनर्जी से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. अब कोई अगर मान लो कोई रिएक्टेंट है, ठीक, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी तभी वो काम करेगा, तभी प्रोडक्ट में बनेगा. तो हम कह सकते हैं ना कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, हमें उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, उतना देर से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जैसे जैसे हम ज्यादा करेंगे टाइम भी तो बढ़ता जाएगा ना. और कोई रिएक्शन है जिसको बिल्कुल एक्टिवेशन एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है, वो अपने आप रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तुरंत प्रोडक्ट बन जा रहा है. तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू अकर. ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. लोअर एक्टिवेशन एनर्जी मींस स्लोअर रिएक्शन. यहाँ पे गड़बड़ है ना. अगर किसी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी लो है, कम है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि भाई वो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, राइट. रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा. तो यहाँ एसर्शन तो करेक्ट है बट रीजन इसका गलत है. यहाँ ये कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. Then which of the following is a correct property of actinides? अभी एक्टिनाइड्स देखो डी ब्लॉक में और जो एफ ब्लॉक है, डी और एफ ब्लॉक में आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मोस्टली प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है. इनकी जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो पीरियोडिक ट्रेंड है उनके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट, उनकी एटॉमिक रेडियाई, ये सारे ट्रेंड्स आपको याद रखने हैं. इन ट्रेंड से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है. सो बताइए एक्टिनाइड के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे करेक्ट है. दे आर ऑल रेडियो एक्टिव, दे आर ऑल स्टेबल, दे एग्जिबिट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर नॉट रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन. सो क्या होगा यहाँ करेक्ट, दे आर ऑल रेडियो एक्टिव. एक्टिनाइड्स कहाँ मिलेंगे हमें, एफ ब्लॉक एलिमेंट में मिलेंगे, ठीक है. एक्टिनाइड्स हमें एफ ब्लॉक में, और एकदम नीचे वाली, जैसे ऐसे मानो कि ये हमारी पी ब्लॉक है, ये हमारी डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है. यहाँ नीचे आती है एफ ब्लॉक जिसमें दो होते हैं, एक आपका लेंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड. आपसे इस एक्टिनाइड के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, क्या ये सारे स्टेबल होते हैं, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट एक होता है, रिएक्टिव नहीं होते हैं. तीनों गलत है, केवल एक सही है कि एक्टिनॉइड्स जो होते हैं
सभी एक्टिनॉइड्स आपके रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखो, अगर ये रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी एटम रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी कब शो करता है? जब वो स्टेबल नहीं होता है, राइट। स्टेबल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एटम है और वो स्टेबल नहीं है, ठीक, स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करता है, उसके अंदर से ना रेडिएशंस निकलते हैं, वो डिके होता रहता है। अगर वो बहुत हैवी है तो वो अपने आप को छोटा करता रहेगा, तो अपने रेडिएशन से ना खुद का डिके करता रहेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, राइट। तो इसीलिए जितने भी अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अगर सारे एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव हैं तो ऑब्वियसली स्टेबल होंगे नहीं, ठीक। अभी बार बार वो अपने आप को बदल रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होगा, एंड ऑफ कोर्स वो ऑक्सीजन से रिएक्टिव हैं, क्योंकि ये सभी अल्टीमेटली तो मेटल है ना, और हमारे मेटल तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही हैं। तो आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बाकी तीनों रॉन्ग है। ट्रांजिशन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट बिकॉज, देखिए ट्रांजिशन मेटल की बात चल रही है, सोचिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए फटाफट। ट्रांजिशन मेटल किसको कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, राइट। अब देखो ट्रांजिशन मेटल, सबसे पहले तो इनको ट्रांजिशन कहा क्यों जाता है डी ब्लॉक को? तो पहले तो इसलिए कहा जाता था, राइट, क्योंकि ये एस और पी के बीच में पड़ते थे, इसलिए इनको ट्रांजिशन बोल दिया जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि भाई इनको ट्रांजिशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में ही कूदाफानी कर रहे हैं। मतलब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एक डी ऑर्बिटल से अपने ही दूसरे डी ऑर्बिटल में कूद रहे हैं, तो ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। अब रीजन क्या है कि ये एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आपके वो सब्सटेंस होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अभी बताइए, कोई भी ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह यूज क्यों किया जाता है? दे कैन इजिली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स and can adopt multiple oxidation state, they can easily form covalent compound, or they have large atomic size। तो बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? quickly, they can easily form ionic compound, they have partially filled d orbital and can adopt multiple oxidation state। तो देखो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करने का रीजन ये है क्योंकि हमारे कैटलिस्ट को सबसे पहले आके हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जुड़ना होता है, ठीक। तो कोई भी कैटलिस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कब जुड़ पाएगा? जब उसके पास ऑर्बिटल्स फ्री होंगे, तभी तो उसके इलेक्ट्रॉन जाकर के उससे जुड़ पाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या है, डी ऑर्बिटल्स जो हमारे कैटलिस्ट हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स को कैटलिस्ट के तौर पे इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उनके पास फिल्ड हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट, एंड दे कैन अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इनको कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड बिकॉज, अब ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो कलरफुल भी होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कॉपर हो गए, ठीक है, ब्लू कलर, आयरन हमें देता है ग्रीन कलर। तो मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कलरफुल मिलते हैं। उस कलर के पीछे रीजन क्या है? क्या ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं यूवी से? दे एब्जॉर्ब विजिबल लाइट कॉजिंग डी ट्रांजिशन, देयर इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम s to p ऑर्बिटल्स, दे अंडरगो न्यूक्लियर ट्रांजिशन। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? क्यों कलरफुल होते हैं, कलर क्यों देते हैं? सिंगल वन एंड ओनली रीजन क्या है यहाँ पे कि इनका डी ट्रांजिशन, दे एब्जॉर्ब
डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे मेटल होते हैं ना डी ब्लॉक के, इनके डी, जैसे मान लीजिए ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक एनर्जी लेवल है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के, ठीक है, इसमें जाता है, तो इस दौरान ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो यहाँ जो एनर्जी है, इस एनर्जी पे जो भी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होती है, हमारा मेटल उसी कलर का हो जाता है। ठीक, तो हम यूजुअली हमारी विजिबल लाइट में जो भी वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, कलर, उस मेटल का कलर वैसा हो जाता है। तो डी डी ट्रांजिशन इज द, कह सकते हैं आप, रीजन है किसी भी कलरफुल एलिमेंट के लिए। देन आते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ डी डी ऑर्बिटल इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो यूजुअली जो हमारे डी ऑर्बिटल्स है ना, वो ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होता है, ठीक है, जिसको आजकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो अभी आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल है, ठीक, सबका अपना नाम है, डी एक्स है, डी वाई है, डी जी है, डी एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है, 1 2 3 4 5, मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया, ठीक है, और डी एक्स जी है, ठीक है, ये हमारे 5 ऑर्बिटल है। तो जब भी कोई लीगेंड इनके करीब आता है ना, डिपेंडिंग अपॉन की लीगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है या लीगेंड्स हमारे वीक हैं, उनके आधार पे हमारे जो ये डी ऑर्बिटल्स है ना, इनमें स्प्लिटिंग होती है, ये टूट जाते हैं, ठीक। तो जैसे मान लो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स नीचे आ गया, डी एक्स डी वाई और डी जी ऊपर आ गया, मतलब ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई, ये टूट गए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लीगेंड्स। तो इनकी वजह से जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, या ऑल ऑफ द अबव बनेगा। तो यहाँ पे आपको ऑल ऑफ द अबव मिलेंगे, यानी सभी, ये सभी मिलेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल अकर इन ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल डिपेंडिंग अपॉन द लीगेंड फील्ड्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट। अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आपको मिलेगी डी ब्लॉक में। आपको यहाँ पे बताना है कि जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं, विच इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो लैंथेनाइड हैं उनमें सबसे हाई स्ट्रेंथ की परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी होगी, सीरियम, नियोडाइमियम, यूरोपियम या फिर गैडोलीनियम। इसको याद कर लेना, नियोडाइमियम की जो है सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इट इज यूज्ड टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट। तो इसको आपको याद करना है, नियोडाइमियम इज यूज्ड टू मेक अ स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट। Arrange the following F block element in the order of their increasing atomic number. याद करना है, ऑब्वियसली आपको याद करना है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो पीरियोडिक टेबल में सारा पीरियोडिक टेबल के एटम का एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको एटलीस्ट याद करना है। बताइए, अरेंज द फॉलोइंग F block element in the order of increasing atomic number. थोरियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम। सो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो प्लूटोनियम है 94, नेप्टूनियम है 93, यूरेनियम है 92 और थोरियम है 90। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आपकी प्लूटोनियम की हो जाएगी। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनाइड्स, सिमिलर रेडियाई ऑफ जिरकोनियम एंड HF, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस इन लैंथेनाइड, हाई एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ लैंथेनाइड। तो बताइए यहाँ पे
लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पहले तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये बताता है कि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड्स वाले एफ ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे ना उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स श्रिंक करेंगे, मतलब उनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो कम होता जाएगा। कब? जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी? सिमिलर रेडियाई ऑफ ZR एंड HF, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड हाई एटॉमिक वॉल्यूम। तो यहाँ करेक्ट होगा lengthenide contraction is responsible for the similar radii of ZR and HF, ठीक है। Due to poor shielding of 4f electron, the successive lanthanides, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे रेडियाई डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से डी ब्लॉक के जिरकोनियम एंड HF फ्रॉम F ब्लॉक दोनों की रेडियाई सिमिलर हो जाएगी। According to Werner's theory in the complex, the secondary valency of cobalt is, अब देखो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आपको यहाँ पे वर्नर्स थ्योरी के आधार पे इनकी सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। आपको इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी भी पूछ सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स की COCl3, ठीक है, आपको इसकी क्या बतानी है? सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। हो पा रहे हैं क्वेश्चंस अभी से? सारे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि बहुत टफ लग रहा है। देखो सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती है दैट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे, सेकेंडरी वैलेंसी पूछे, दोनों सेम है। कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी? दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो देखो ये हमारा CO क्या है? ये हमारा सेंट्रल मेटल है, ठीक है। कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल। NH3 क्या है? लीगेंड्स हैं। लीगेंड्स क्या होते हैं? लीगेंड्स वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो उसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू सेंट्रल मेटल से जाके कंबाइन करते हैं, राइट। तो अभी देखो लीगेंड्स, कितने लीगेंड्स जुड़े हैं हमारे सेंट्रल मेटल से? 6 लीगेंड्स जुड़े हैं। तो वही कह रहा है ना, नंबर ऑफ लीगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू द बॉन्डेड सेंट्रल मेटल। तो 6 लीगेंड जुड़े हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आई थी कि सेकेंडरी वैलेंसी अगर पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप सभी कोऑर्डिनेशन नंबर प्रैक्टिस करके जा रहे होंगे। secondary valency is equal to coordination number only, right, and both are equals to the number of ligands directly bonded. What is the oxidation number of iron in the complex of iron FeCN6 3-? अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। और किसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है? आयरन का निकालना है। तो अब देखिए जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होता है उसको हम क्या कर देते हैं? X कर देते हैं प्लस। अब देखो Cn एक नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट है, ठीक है, तो हम Cn के लिए क्या लिखेंगे? Cn पे होता है -1, तो -1 और कितना Cn है? 6 है, तो -1 × 6 इक्वल्स टू इधर क्या है? -3 इक्वल्स टू हो जाएगा -3। तो x -6 इक्वल्स टू -3, राइट। तो अभी क्या होगा? 6 आपका उधर चला जाएगा और हमें जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आ जाएगी? +3, ठीक है। ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -3 + 6 आंसर आ जाएगा +3। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर जिसका भी पूछे उसको x रखिए, उनके लिगेंड्स पे चार्ज देखिए कितना है, ठीक है, कितनी लिगेंड्स की वैलेंसी है और मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो ये तो मुझे लगता है सबने करेक्ट किया ही होगा। अगला क्वेश्चन है FeCN6 4- is diamagnetic, right?
रीजन कह रहे हैं कि Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड कॉजेज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब यहाँ पे ओके सी, ये जो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं ना, इनके पीडीएफ्स भी आपको हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा। लिंक आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसके थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल होगा। ओके, FeCN6 4- इज अ डायमैग्नेटिक कह रहे हैं। Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड कॉजेज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक होता क्या है, ये जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, अगर हम देखें जो मैग्नेटिक, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉज और क्रिएट करते हैं, ठीक। तो जो हमारे डायमैग्नेटिक हैं इसमें तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं FeCN6 इज अ डायमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फील्ड में यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। तो बिल्कुल करेक्ट है कि Fe+2 आयरन Cn माइनस के प्रेजेंस में पेयरिंग बहुत आराम से कर लेगा, और इसीलिए वो एक डायमैग्नेटिक, क्योंकि डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा वो उनके इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके पेयर बना लेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। What is the correct IUPAC name of the complex platinum NH3 whole twice Cl2? तो अब देखो यहाँ पे आपको ये कंपाउंड दिया है, आपको IUPAC नेम बताना है, इंपॉर्टेंट है। IUPAC के रूल्स पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको IUPAC से आएगा ही आएगा, और ये वो सारे क्वेश्चंस है ना जो कोई गलत नहीं करके आएगा। तो अगर आपने ये गलत कर दिया तो समझ लीजिए कि आपका वहां से मार्क्स डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, इजी है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, दो लिगेंड्स हैं, सेंट्रल एटम आपका प्लैटिनम है, दो लिगेंड्स हैं अमीन एंड क्लोरीन, ठीक है, क्लोरो। तो अभी एक है अमीन, एक है क्लोरो, दोनों दो दो हैं, डाई अमीन डाई क्लोरो। तो अब पहले हम किसको लिखेंगे, क्लोरो को लिखेंगे या अमीन को लिखेंगे? ऑब्वियसली हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले अमीन आता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डाई अमीन डाई क्लोरो डाई क्लोरोडो प्लैटिनम। तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, फर्स्ट आ गया, डाई अमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम। और ये 2 क्या बता रहा है ब्रैकेट में, ये प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आप प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2। देन आते हैं आपके मैच द फॉलोइंग पे। अभी देखो यहाँ पे लीगेंड्स दिए हैं और टाइप दिए हैं। लीगेंड्स क्या होते हैं गाइस, लीगेंड्स हमारे वो स्पीशीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स भर भर के होते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन की मदद से वो हमारे सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो अब लीगेंड्स कई टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डोनर, ठीक है। ये मोनोडेंटेट होते हैं, बाइडेंटेट होते हैं, हेक्साडेंटेट और मोनोडेंटेट पाई एक्सेप्टर। आपको यहाँ पे बताना है कि वाटर, इथाइलिन, डाइअमाइन, EDTA का CO कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे डोनर कौन है। ऑलराइट, तो देखो मोनोडेंटेट का मतलब क्या हुआ कि केवल एक स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। जैसे H2O में आप क्या देखोगे कि H2O में सिर्फ हमारे ऑक्सीजन है जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन ही अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो हम सिर्फ एक स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो मोनोडेंटेट। तो वाटर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, मोनोडेंटेट हो जाएगा, ठीक है। इथाइलिन डाई अमाइन, अब देखो डाई अमाइन है मतलब इनके पास 2 अमाइनो ग्रुप हैं, ठीक है, 2 अमाइनो, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 2 डोनर मिल गए इनके पास, एक ही कंपाउंड में 2 डोनर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, बाइडेंटेट, इथाइलिन डाइअमाइन बाइडेंटेट। उसी तरह EDTA हमारे हेक्साडेंटेट हो जाएंगे, EDTA के पास 6 स्पीशीज होते हैं। CO हमारे मोनोडेंटेट तो हैं लेकिन ये पाई एक्सेप्टर होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका 1।
देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द कन्वर्जन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूजिंग एक्वस KOH। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। SN1 SN2 हाइड्रोकार्बन में जो मैकेनिज्म है वो आपको अच्छे से एक बार समझना है, उनके बीच के डिफरेंसेस याद कर लीजिएगा। जो भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे आपको इन्हीं मैकेनिज्म्स पे बनेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा मैकेनिज्म बेस्ट सुटेबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारा टर्शियरी कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल और इनके साथ क्या जुड़ा है, ब्रोमाइड जुड़ा है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम कौन से मैकेनिज्म यहाँ पे यूज करेंगे, SN1 SN2 एलिमिनेशन या फ्री रेडिकल। तो देखो यहाँ पे हमें सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि हमारा जो SN1 मैकेनिज्म है इसमें ये क्या होंगे, पहले ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन मिल जाएगा, ठीक है, कार्बोकेटायन मिल जाएगा। इसी कार्बोकेटायन से बाद में हाइड्रोक्साइड आयन आकर के जुड़ेंगे और आपको अल्कोहल मिल जाएगा। OH माइनस कैसा होता है, एक वीक लीगेंड्स होता है। तो SN1 जो है वीक लीगेंड्स को आपस में, जब भी वीक लीगेंड्स होंगे तो हमारे SN1 उनको आकर के SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, कार्बोकेटायन बनेगा और फिर रिएक्शन बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म पर जाएंगे, ठीक है। Then aryl halide do not undergo nucleophilic substitution easily। एरिल हैलाइड क्या होता है, जैसे मान लीजिए एरिल हैलाइड ठीक है। एरिल हैलाइड क्या है, कहाँ गया वो क्वेश्चन यार, हाँ। अब मान लो ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, इस पे हमें एक मान लो ब्रोमीन जुड़ गया, तो ये एक तरीके का क्या है, एरिल हैलाइड है। इट डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, वो स्पीशीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो आया, आ करके उसने क्या किया, ब्रोमीन को भगा दिया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आया, ब्रोमीन को भगा दिया। तो अब यहाँ क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल ने ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करा दिया, यही होता है। तो एरिल हैलाइड में आई एम सॉरी, कहा जा रहा है कि जो एरिल हैलाइड होते हैं दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली। इनका जैसे अगर कोई एल्किल हैलाइड होता तो वहां तो बड़ी इजीली होता, बट एरिल में नहीं होता है। रीजन कह रहा है कि जो ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, द कार्बन एंड द हैलोजन बॉन्ड इन एरिल हैलाइड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनता है। तो ये रीजन और आपका एक्सप्लेनेशन दोनों बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि मान लो जब हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए Br है, तो Br के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमारे पास ये एरोमेटिक रिंग है, तो ये यहाँ पे आएगा, फिर ये रिंग उठ के यहाँ पे जाएगा। तो अब देखो हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन आ गया, ये ब्रोमीन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो देखो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहा है हमें। इसी तरह जब ये फ्लो होता रहेगा तो हमें यहाँ डबल बॉन्ड होने की वजह से, अब सिंगल से डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल के आने से नहीं ब्रेक होते, इसीलिए ये काफी मुश्किल होता है, थोड़ा प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ाने से ही ये काम होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ईथर आर जनरली लेस रिएक्टिव देन अल्कोहल ड्यू टू।
आपको बताना है कि जो हमारे ईथर होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कोहल से। ऐसा क्यों? क्या इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, प्रेजेंस होता है एल्काइल ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, या प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन एटम? इनमें से क्या रीजन है जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं ईथर? सो ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ईथर्स आर लेस रिएक्टिव क्योंकि इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से ये कई सारे केमिकल रिएक्शन जैसे ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन, ये सभी रिएक्शन शो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो ईथर हैं वो लेस रिएक्टिव हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कंपाउंड्स दिए हैं, इनकी रिएक्टिविटी दी गई है फॉर SN2 मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे SN1 का भी पूछ सकते हैं और SN2 में भी पूछ सकते हैं। SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे? टर्शियरी वाले, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी आएगा। SN2 में आपके देखो ये हमारा क्या है? प्राइमरी है, अगेन ये भी हमारे प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। तो अब इसमें आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे। तो SN2 के लिए सबसे पहले तो हमारे जो प्राइमरी वाले होते हैं, ठीक है, लेस बल्की, जितना हल्का होगा कंपाउंड, जितना कम बल्कीनेस होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 मैकेनिज्म के लिए। तो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ C3H और Br मिल रहा है, ठीक। अगर हम इस केस में देखें तो हमें देखो यहाँ क्या मिल रहा है? Br HH HH, तो ये ज्यादा बल्कि हो गया इसके कंपैरिजन में, तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव होगा। उसके बाद आपके रिएक्टिव ये होंगे, सेकेंडरी उसके बाद आएगा, और टर्शियरी तो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, नेग्लिजिबल। SN2 के लिए अगर यही SN1 के लिए पूछा गया होता तो SN1 के लिए हमारी टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी आते हैं। याद रखना ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। Which of the following is responsible for ozone layer depletion? ओजोन लेयर की डिप्लेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? CCl4, CFC, क्लोरोफॉर्म और मिथाइल क्लोराइड। बहुत इजी क्वेश्चन है। और यस, बायोमोलिक्यूल्स और जो हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल वाले, इनको याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट आपको पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स और उनके जो यूजेस हैं, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। When an alkene undergo hydrogenation with hydrogen in the presence of catalyst, the product form is। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर कोई एल्कीन है, मान लीजिए हमारे पास CH, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH2, कोई एल्कीन है और उसका हाइड्रोजिनेशन कराना है। हाइड्रोजिनेशन में हम क्या कराते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कराना। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मान लीजिए आपने यहाँ पे पैलेडियम एक कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म इज, अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो ये सिंगल बॉन्ड हटेगा और हाइड्रोजन दोनों यहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे। तो अब आपको क्या मिल गया? यहाँ से सीधा सीधा आपको एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज योर एल्केन। Which alcohol will give turbidity fastest in the Lucas reagent? तो देखो ये फाइंड मतलब आप कह सकते हैं टेस्ट करने के लिए है कि जो हमारा अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, ठीक है। सो ल्यूकास रिएजेंट के बेसिस पे हम अल्कोहल को कैटेगराइज कर सकते हैं, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो अब आपको पहले बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा टर्बिडिटी सबसे तेज कौन देगा। एक तो आपका देखो इथेनॉल है, एक 1 प्रोपेनॉल है, 2 प्रोपेनॉल है, फिर है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। स्ट्रक्चर अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CC, ठीक है, ये HOH, ये इथेनॉल हो गया। 1 प्रोपेनॉल में 1 2 3
OH, ये हमारा 1 प्रोपेनॉल हो गया। 2 प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2 प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक OH ग्रुप है। तो देखो ये हमारा टर्शियरी कार्बन है, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है, और ये दोनों हमारे कैसे हैं, प्राइमरी कार्बन है। तो अब आपको यहाँ बताना है कि ल्यूकास रिएजेंट से सबसे तेज टर्बिडिटी कौन देंगे, टर्शियरी कार्बन। ठीक है, सबसे तेज जो टर्बिडिटी आएगी वो टर्शियरी से आएगी। सेकेंडरी वाले 5 मिनट के बाद देते हैं, ठीक है, और प्राइमरी वाले तो बिल्कुल भी नहीं देंगे आपको, राइट। जैसे मान लो 3 अल्कोहल है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी। ल्यूकास रिएजेंट में हम डालते क्या है, जिंक Cl2 का मिक्सचर होता है और HCl। तो जिंक Cl2 और HCl को जब हम डालते हैं, ठीक है, तो हमें ल्यूकास रिएजेंट मिलता है। तो इन्हीं दोनों को जब डालेंगे तो जो प्राइमरी है कुछ नहीं होगा, सेकेंडरी में 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी आएगी, टर्शियरी सबसे तेज देगा। तो याद रखिएगा ल्यूकास रिएजेंट। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। अब जो हमारा फिनॉल है वो इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक कहा जा रहा है। फिनॉक्साइड आयन फॉर्म आफ्टर लूजिंग H प्लस आयन इन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो अगर हम फिनॉल का स्ट्रक्चर देखें तो देखो ये हमारा क्या है, OH फिनॉल, राइट, और इथेनॉल क्या है हमारे, CCOH, ये हमारे इथेनॉल है। अब कह ये रहे हैं कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है इथेनॉल के कंपैरिजन में। रीजन दे रहे हैं कि जब हम इनका स्टेबलाइज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि मान लीजिए ये हमारा अगेन ये हो गया OH। अब जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर से वही स्टोरी चलेगी। तो अब देखो यहाँ पे फिर से फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं। अब अगर ये स्टेबल हो जाएंगे तो फिर से ये रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो हमारे एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो अब ये करेंगे नहीं, जिसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो गया, दोनों करेक्ट है। विलियमसन सिंथेसिस इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग। आपको बताना है कि विलियमसन सिंथेसिस से हम क्या नहीं बनाते हैं, डाईथाइल ईथर, मिथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी इथीन, एरिल ईथर यूजिंग फिनॉल एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल क्या नहीं बनाने के लिए किया जाता है, सो यस, एरिल ईथर यूजिंग फिनॉल एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन बेसिक मीडियम में होता है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, यहाँ पे आपको रिएजेंट दिए हुए हैं, उनके रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। PCC HBr Na कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपको बताना है कि ये किस रिएक्शन में यूज किए जाते हैं, किन रिएक्शंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही आपको देखो जो भी रिएजेंट है ना हमारे ऑर्गेनिक में, उनका किस रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे एग्जाम में, इसलिए प्लीज इनको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर है अगेन यहाँ पे जो हमारा PCC है, ये एक सेलेक्टिव ऑक्सीडेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो हम PCC यूज करेंगे। HBr हमारे अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करता है, NaH2 फ्रॉम अल्कोहल, और अगर ये मेटल है ना तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे डिहाइड्रेशन, एल्कीन की डिहाइड्रेशन में इस्तेमाल होती है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं, और इन चारों को आपका या तो सीधा आपको जैसे मान लो कि आपको एक रिएक्शन दे दिया, अल्कोहल और एल्डिहाइड बना दिया, बीच में पूछेगा कि बताइए कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, और या फिर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आज आप यहाँ पे कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करना, इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करना, इन सभी कॉन्सेप्ट पे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। Which of the following compound gives a positive Tollens test?
आपको बताना है इनमें से कौन सा वो कंपाउंड है जो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। देखो टॉलेंस रिएजेंट और फैलेंस रिएजेंट आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा है, एल्डिहाइड में, ठीक। तो अब कौन सा, देखो एसिटोफिनोन है, यहाँ बेंजिल्डिहाइड है, प्रोपेनोन है और एसीटोन है। तो टॉलेंस टेस्ट कब आपको मिलेगा, जब आपके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होंगे। तो जब भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होंगे वही तो आपके रिड्यूस होंगे ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजिल्डिहाइड, क्योंकि जब बेंजिल्डिहाइड का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, CHO। तो ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है जो टॉलेंस रिएजेंट से फटाफट से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और आपको एक सिल्वर मिरर का अपीयरेंस देगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री होंगे तो ही वो हमारे टॉलेंस टेस्ट देंगे। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आपको मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर यूज्ड टू डिसॉल्व सिल्वर नाइट्रेट अल्टीमेटली। एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ, अब देखो एनिलीन, एनिलीन कैसे लिखा जाता है, बेंजीन की रिंग हो गई, उस पे हमने NH2 डाल दिया। तो अब ये जो हमारी एनिलीन है इनमें से हम क्या रिड्यूस करेंगे तो हमें एनिलीन मिलेगा, बेंजिलामाइन, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, बेंजोफिनोन या फिनॉल। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो हमें एनिलीन मिलता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। असर्शन दे रहा है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, फिर से एल्डिहाइड को कह रहे हैं ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कीटोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्किल ग्रुप होते हैं विच रिड्यूसेस द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो देखो अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड हमारा कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारा एक R ग्रुप हो गया। कीटोन में अगर हम देखें तो RC डबल बॉन्ड OR, तो इनके पास 2 एल्किल ग्रुप होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन को देते जाते हैं, ठीक है, which reduce the positive charge on the carbocation। और यहाँ कह रहे हैं कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से एडिशन रिएक्शन में। तो बिल्कुल दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। When an aldehyde react with a Grignard reagent, the product form is, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया जाता है सो दैट कि डिहाइड्रेशन बना रहे, सोकिंग ना हो, ठीक है। तो बताइए व्हेन एन एल्डिहाइड, जब भी कोई एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज योर एल्कोहल, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड इज ड्यू टू, देखो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो हमारे एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप या प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम। सो यहाँ करेक्ट आंसर है कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, इनके पास पॉजिटिव कार्बोनिल ग्रुप होता है, क्योंकि जब ये R है, C डबल बॉन्ड O है, H है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। Which of the following amine is the most basic in aqueous solution? कौन सी वो अमाइन है जो मोस्ट बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि which amine is basic in aqueous solution? Aniline, methylamine, diethylamine, trimethylamine। सो यहाँ पे जो हमारी सेकेंडरी अमाइन होगी ना, डाई इथाइल अमाइन, याद रखिएगा जो सेकेंडरी अमाइन होती है वो हमारी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी, और टर्शियरी वाली तो बिल्कुल कम होती है बेसिक, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी में क्या होता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्की ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। सेकेंडरी में इनके पास एक मिथाइल ग्रुप होते हैं जो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उनका प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते हैं, और प्राइमरी इसीलिए सेकेंडरी पहले आता है
और टर्शियरी सबसे पीछे जाएगा ड्यू टू द बल्कीनेस। तो सेकेंडरी पहले आएगा, फिर प्राइमरी और फिर आपका टर्शियरी आता है। लोअर एलिफेटिक अमाइन आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, जो हमारे लोअर एलिफेटिक अमाइन है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। रीजन दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। सही है, कोई भी चीज देखो सॉल्युबल अगर वाटर में है तो वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है तभी सॉल्युबल है, राइट। सो यहाँ पे हम कहेंगे असर्शन एंड रीजन करेक्ट है। कोई भी चीज अगर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है तो वो पानी में सॉल्युबल है। इसका तो आंसर दे रखा है। हिंसबर्ग टेस्ट में कंपाउंड गिव्स अ क्लियर सॉल्यूशन दैट डज नॉट प्रेसिपिटेट आफ्टर एसिडिफिकेशन, व्हाट टाइप ऑफ अमाइन इज टर्शियरी। तो ये तो आंसर दे ही रखा था। जो हमारे टर्शियरी अमाइन होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इन NaOH, डू नॉट डिसॉल्व फॉर्म सॉल्ट, दे आर इनसॉल्युबल। क्या हो गया भाई, सबके आंसर ऑलरेडी आपके लिए दे रखे हैं पहले ही। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स अ कार्बिल अमाइन टेस्ट, तो याद रखिए एनिलीन आपको कार्बिल अमाइन टेस्ट देता है। चलो इसका नहीं है, शुक्र है। बताओ अब इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ठीक है, विथ नाइट्रस एसिड। तो जब हमारे एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, HNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, सो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी योर फिनॉल, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। बीच में डायएटोटाइजेशन मिलेगा, मतलब ये जो डायएटोटाइजेशन सॉल्ट है ना ये इंटरमीडिएट है, अल्टीमेटली आपको फिनॉल मिलेगा। इसका भी आंसर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो डिफरेंस याद कर लो, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, वो शुगर जिसमें आपको एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री में मिलते, फ्री होते हैं, मतलब रिएक्ट करने के लिए अकेले हैं बैठे हुए हैं, तो वो रिड्यूसिंग हो गया। अगर वो कहीं बीच में दबे हुए हैं तो वो नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। इनमें से हमारा जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। ये सभी मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज क्या है, डायासैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है, तो यहाँ पे आपको फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं मिल पाता है, ठीक है। How many peptide bonds are present in a tripeptide form glycine, alanine and valine? तो देखो यहाँ पे हमारे जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं हमेशा दो अमाइनो एसिड के बीच में बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड है, यानी देखो एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड और तीन अमाइनो एसिड। तो तीन अमाइनो एसिड के बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। इस तरह से आपको पेप्टाइड बॉन्ड निकालने हैं। जितना भी अमाइनो एसिड दिया रहेगा उनका एक कम आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। Which of the following best describe the structure of amylose? अब देखो अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन ये सभी हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। तो अमाइलोज कैसा होता है, ब्रांच होता है, अनब्रांच होता है, हेलिकल होता है या ग्लोबुलर होता है। अमाइलोज हमारे अनब्रांच्ड पॉलीमर, खूब सारे ग्लूकोज जब आपस में बिना ब्रांचिंग किए जुड़ते हैं तो ये अमाइलोज बनाते हैं, ठीक है। और इन दो ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्डिंग होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक होती है। अगर ये अमाइलोपेक्टिन होते तो ये ब्रांच्ड होते तो कैसा होता, एक ग्लूकोज ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है और उसी के नीचे एक ग्लूकोज, तो इन दोनों के बीच में 1,4, इन दोनों के बीच में 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, तो एंजाइम के बारे में हमने काफी चर्चा की हुई है। सो एंजाइम्स जैसे कैटलिस्ट होते हैं ना, रिएक्शन रेट बढ़ाते हैं, उसी तरह एंजाइम्स भी बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कैनिंजारो रिएक्शन ऑफ बेंजिल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इज बेंजिल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड। सो कैनिंजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जितने रिएक्शंस मैंने आपको बताया है वो पढ़ के जाइएगा। जितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं उन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करना, बिकॉज ये सभी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, राइट। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने करेक्ट हुए, अपार्ट फ्रॉम कि जितने यहाँ पे आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए थे उनको छोड़ करके खुद से आपने कितने करेक्ट किए हैं।
मुझे आंसर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको करेक्ट आ रहे थे। और सभी 50 क्वेश्चंस आप रिवाइज कीजिएगा, इसके थ्रू आपका केमिस्ट्री, पूरा फुल केमिस्ट्री का एक रिवीजन हुआ है, राइट। बहुत जल्दी मैं अगले डोमेन के सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलने वाली हूँ। विद दिस गाइज, सेशन को शेयर करना एंड यस, कोशिश करना कि जो इसका PDF है आप जरूर अपने पास निकाल लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको वो मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, थैंक यू।